न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN के खसूसी प्रोग्राम में सैमसन जावेद की जानिब से आज के पैनलिस्ट और देखने वालों को खुश आमदीद। नाजरीन, जबरी तब्दीली मजहब और निकाह एक बहुत ही अहम और एक जिसको कहते हैं जेनोसाइड, ये कम्युनिटी के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं? सब जानते हैं कि पंजाब क्या अब एक हाई लेवल पे भी 18 साल उम्र जो शादी के लिए मुकर्रर कर दी गई है, तो इससे थोड़ा रिजल्ट भी आने शुरू हो गए हैं, बेहतर है। लेकिन अभी ये ख़त्म नहीं हुआ जब तक कानून जो है फोर्स कन्वर्जन के लिए नहीं बन जाता कि इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है। और आज हमने स्पेशल इस पे बात करनी है कि जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, उसको कैसे दूर करके हम जो है फोर्स मैरिज पर काबू पा सकते हैं। तो इस तरह इसी मुनासबत से हमने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से, मुख्तलिफ शोबों से आज हमने इंतखाब किया है। जैसे जोशुआ हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर जोशुआ लेरू, जिनका अपना एक नेटवर्क है जाग मसीही नौजवान, जिसके थ्रू ये मुख्तलिफ प्रैक्टिकल तौर पर, अमली तौर पर ये काम करते हैं। बिजनेस, उनकी तालीम के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सा इनका काम है। राइटर हैं, अफसाना निगार भी हैं, इसके ज़रिए, तहरीर के ज़रिए भी लोगों की रहनुमाई करते हैं। इनके बाद हमारे साथ फैसलाबाद से ज़ेनिया महराब भट्टी हैं, कानूनदान हैं, एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से वो हैं। तो एक तो मैं ये ख़ास बताता भी जाऊँ नाजरीन का, क्योंकि ये एक सियासी घराने से भी तल्लक है और इनके पापा जो हैं वो लायर भी हैं। इस हवाले से ये इनके पास एक्स्ट्रा नॉलेज है जो ये अपने ख़ानदान से लेके आए हैं। और मैं इनको देख रहा हूँ, जो मारिया शहबाज के प्रोग्राम थे उसमें स्पेशल वर्कशॉप में, उसमें जो भी एहतजाज था वो सामने नज़र आ रही थी। उसके बाद सहर मनवर हैं, माहिर नफ्सियात, और स्पेशल जो इनका एक्सपर्टी है, एक्सपर्ट जो हैं वो मेंटल हेल्थ है। उसके अलावा सोशल एक्टिविस्ट भी हैं कि किस तरीके से आप नौजवानों की ज़हनी तामीर और तरबियत कर सकती हैं। और इनकी नॉलेज का मैं भी खुद भी एक्नॉलेज करता हूँ, क्योंकि बीइंग एक सहाफ़ी काफ़ी नॉलेज रखती हैं। तो जोशुआ, आपको वेलकम कहते हैं, सहर और जिनिया भट्टी आपको भी। तो सबसे पहले मैं गुफ्तगू का आगाज करूंगा जोशुआ लेरू साहब आपसे, कि हर चीज में कोई ना कोई हल ढूंढना चाहिए। कि हर वक्त शिकवा गिला या कानून की नज़र में हम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमें वो एलिमेंट उनको देखना बड़ा ज़रूरी है जिस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, जबरी तब्दीली मजहब। आज हमारा टॉपिक भी एक दफ़ा मैं नाज़रीन आपके गोशगजार करता जाऊं कि कमसन जबरी तब्दीली मजहब और नकाह, फिर मसाइल, फिर वजूहात, और फिर इसका हल क्या है, तदारक क्या है, इसको कैसे रोक सकते हैं। तो डॉक्टर जोशुआ लेरू, आप बताइएगा प्लीज। जी, गुड इवनिंग सर, और बाकी पार्टिसिपेंट सहर और जीनिया, नाइस टू मीट यू बोथ, स्पेशली एवरीबॉडी। काफ़ी अरसे के बाद सबसे, कम्युनिटी से, मसीहों से गपशप का और अहले इल्म और अहले दानिश से बात करने का मौका मिला। मैं शुक्रगुजार हूँ। आपने बड़ी अच्छी बात की कि मसाइल का रोना शायद हल की तरफ नहीं लेके जाता, लेकिन मसाइल से आगाही मुझे लगता है हल की तरफ जाने के लिए एक अवलीन जीना, यहाँ से बात आगे चलेगी। तो मैं इस पे सोच रहा था कि हम इसको कैसे देख सकते हैं, मिनॉरिटीज या क्रिश्चियंस जो पाकिस्तान में है उनमें ये मसाइल क्यों हैं। तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि एक तो ये कलेक्टिव प्रॉब्लम है। जहाँ भी आपको क्रिश्चियन मिनॉरिटी में मिलेंगे, इस्लामी मेजोरिटी के अंदर, चाहे वो नाइजेरिया, पाकिस्तान है, कोई और जगह, वहाँ जबरी मजहब तब्दीली का मामला आपको मिलेगा। उसकी एक वजह सैडली एक मजहबी एलिमेंट है, क्योंकि एक मजहब जब सिखाता है कि आप क्रिश्चियन खवातीन को उठा के ले सकते हैं, अगवा कर सकते हैं, वो एक एलिमेंट है
जो वो लॉन्ड्री के कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है या माले गनीमत के कॉन्सेप्ट की तरफ जाता है। और दूसरी तरफ ये भी एक कि आप उसको कन्वर्ट करें, आपके लिए उसमें कोई नेकियां। तो ये जो थियोलॉजिकल एस्पेक्ट है उस उनके मजहब का, वो एक ट्रिगर करता है, एक फैक्टर बनता है। दूसरे नंबर पे दूसरा फैक्टर मुझे लगता है ये है कि ओवरऑल मिनॉरिटीज सप्रेस्ड रहती हैं। मैं पाकिस्तान में अगर बात करूं तो सोशल रिजेक्शन, मेंटल प्रेशर, हेट्रेड, होपलेसनेस, इन सारे चैलेंजेस के अंदर जब आप रहते हैं तो आपको लगता है कि मैं इंफीरियर और दूसरा सुपीरियर है, और उसको ऑटोमेटिकली उसकी रिलीजियस क्लास सुपीरियर बनाती है, क्योंकि ये सोशल माइंडसेट है। तो जब ये दो प्रॉब्लम इकट्ठे हैं तो फिर इसका मतलब है कि ये होना ही होना है, इसका कोई इलाज नहीं है। कानून बन जाएगा, कानून के बाद आपकी कोई मसला होता है, आप एफआईआर करवाते हैं, जो पुलिस वाला वो भी तो वही बिलीव लेके चलता है। जिस जज ने फैसला करना, हाँ ठीक है, वो एविडेंसेस देखेगा, सब कुछ करेगा, लेकिन इमोशनली वो भी तो किसी तरफ जाएगा, या उस पे उसका जो भी बिलीव है वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी चॉइसेस को इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर आप इसके इस प्रॉब्लम को देखें तो प्रॉब्लम से मुझे नहीं लगता हम निकल सकते हैं, हमें हल की तरफ जाना पड़ेगा जैसा आपने बोला। अब हल में मैंने इसकी कुछ कैटेगरी सेट की है। पहले नंबर पे मुझे लगता है कि कनेक्शन हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, हमें कनेक्शंस को लेके सिलेक्टिव होना पड़ेगा। कम सुन बच्चों को पता होना चाहिए कि किसके साथ उन्होंने क्या फ्रेंडशिप्स करनी है, क्या सोशल एंगेजमेंट करनी है। माँ बाप को पता होना चाहिए कि घर में किसको लाना और किसको नहीं लेके आना। चाचू वही है जो चाचू है, जो रिक्शे वाला वो चाचू नहीं है, ये जो गली वाला वो चाचू नहीं है। हाँ, अगर वो क्रिश्चियन है, चर्च से, सेफ स्पेस है, इट्स वेरी डिफरेंट। तो मेरे ख्याल में मैंने इसको कुछ ऐसे कैटेगराइज किया कि नंबर वन, कनेक्शन रिड्यूस होना चाहिए, जो अननेसेसरी आउट ऑफ कम्युनिटी कनेक्शन है वो मिनिमम होना चाहिए। एट द सेम टाइम वो जो कनेक्शन की जरूरत है वो कहाँ फिल होनी चाहिए, विद इन कम्युनिटी कनेक्शन स्ट्रांग हो, आपके चर्च के साथ कनेक्शन हो, आपके कजन्स के साथ कनेक्शन हो, आपके क्रिश्चियन फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन हो। ये कनेक्शन स्ट्रांग हो और दूसरे कनेक्शन वीक हो या ना हो तो ज्यादा बेहतर है। एट द सेम टाइम एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बताया जाए, सिर्फ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना काफी नहीं है, अपनी सोशल आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। एज ए क्रिश्चियन आपको पता होना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ बीइंग क्रिश्चियन, ये मेरी कम्युनिटी है, मैं इसकी इज्जत बेइज्जती की या इज्जत बेइज्जती का रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो वो उस थॉट प्रोसेस, उस फॉर्मेशन में, उस तालीम और तरबियत में उसको इंटीग्रेटेड होना चाहिए। फिर अपॉर्चुनिटीज विद इन कम्युनिटी होनी चाहिए। अगर हमारी कम्युनिटी की लड़कियां बच्चियां, जब उनका इंटरेक्शन नहीं होगा, जब फैक्ट्रियां भी हमारी होंगी, स्कूल्स भी हमारे होंगे, हॉस्पिटल भी हमारे होंगे, और उधर वो सेफ एनवायरनमेंट उनको मिलेगा, तो रिस्क विल बी मिनिमम। तो अभी इस अर्लियर पार्ट ऑफ कन्वर्सेशन में आई वांटेड टू टच ब्रीफली के प्रॉब्लम्स क्या है और उसके बाद हल क्या है। तो इन सेकंड पार्ट आई विल गिव सम सजेशंस एज वेल। जी जी। जिनिया, आपको मैंने देखा कि जो एहतजाज थे या सेमिनार थे, वहाँ पे पेज पे सामने ही बैठे देखा मैंने आपको। आप क्या सोचते हो, कानून जब हम कह रहे थे कि 18 साल का होनी चाहिए, वो भी आ गया, एक रह गया कि जैसे मैंने शुरू में बताया कि फोर्स कन्वर्जन, इसके ला बनना बड़ा ज़रूरी है। अब इसकी क्या ऐसी तदाबीर इख्तियार की जाएं जो आपने एक इसके दौरान देखा होगा, क्योंकि मामला जो मारिया शहबाज के बाद जो है, एक कौम कह लें कि बेदार हुई, कौम बड़ी बेदार हुई, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, अभी तक भी कर रही है। तो आपने क्या देखा कि कहाँ पे ऐसा फॉल्ट है, ऐसा आप, अब मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ कि कहाँ पे दीवारें ऐसी हैं जहां पे नकबजनी हो जाती है, या पंचर लगाना, दूसरे जो है लफ्ज तो अजीबोगरीब ही है, लेकिन कहाँ पे करना जरूरी है कि इस तरह की जो कामसर बच्चियां हैं वो चुंगल में ना आ जाएं, या उनको जबरी अगवा ना किया जाए। कैसा आप देख रहे हैं? जी जी, फर्स्टली तो हम डेमोक्रेसी पे बिलीव रखते हैं और हमारा गवर्नमेंट से ही होता है, तालिबान जो उनसे सब होता है कि वो कानून हमें बनाए, वो लेजिस्लेट करे, और ये मसला तभी हल होगा जब लेजिस्लेशन होगी। जरूर उन्होंने अब जाकर चाइल्ड मैरिज जो सी है एज के बारे में अब जाकर उन्होंने कानून पास किया, जबकि ये बहुत पहले का हो जाना चाहिए था। और बट क्योंकि ऑपोजिशन की वजह से अब जाके पास हुआ, और मैं समझती हूँ कि कानून पास हो गया
भी इन्फोर्समेंट जो सी है उसकी इन्फोर्समेंट जरूरी है कि पुलिस हो, जुडिशरी हो, वो बाइस होकर फैसला ना दें, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर करें। आप अगर कानून बनाते तो उसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फोर्समेंट में भी होती है। और आपने जैसा कि कहा कि फोर्स कन्वर्जन के बारे में जरूर बनना चाहिए। मैं बिलीव रखती हूँ कि रिलीजन जो सा है वो एक पार्ट ऑफ आपका फेथ होता है, आपकी लाइफ का मतलब सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और छोटे बच्चे ये चीजें जो डिसाइड नहीं कर सकते इस उम्र में, तो जरूर कानून ऐसा बनना चाहिए कि छोटे बच्चों के फोर्स कन्वर्जन करने पे पाबंदी लगनी चाहिए बकायदा इस चीज पर। और मैं जब गई सेमिनार्स वगैरह में, मैंने देखा जो बिशप्स थे और जितने भी लोग थे पुरजोश होकर इस चीज पर आवाज उठा रहे हैं, अपनी यंग बच्चियों को बता रहे हैं कि ऐसे इकदाम उठाएं, आप शोर मचाएं, आप ऐसे कर सकते हैं, जब ऐसा कुछ हो आप पेरेंट्स के साथ बात कर सकते हैं। तो उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अवेयरनेस देने की। बट जो सा है सोसाइटल प्रॉब्लम है, जब तक हम इसके रूट कॉज पे नहीं जाएंगे और इसको हम लास्ट से इसको फिगर आउट करके ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक मामला हल नहीं होगा। जैसे आप टीचिंग करते हैं, आप बच्चों के दिमाग में एक्सट्रीमिज्म का माइंडसेट किधर से आता है? अगर एक छोटी सी बच्ची किसी 7 वाली लड़की को कहती है आप कलमा पढ़ो, वो पढ़ देती है और वो कहती है आगे से आप मुस्लिम हो गए, तो छोटे से बच्चों के दिमाग में ऐसी बातें कौन डाल रहा है? और सेकेंडली चीज जो सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, ये सोसाइटी में से खत्म होना चाहिए। और हमें बेहतरी की तरफ तभी आ सकते हैं जब ये फैक्टर्स जो उनसे हैं ये कम होंगे। जी दुनिया में एक तो कई केसेस ऐसे हैं जो फैक्ट्री में काम करने वाली लड़का या लड़की भी, क्योंकि सरगोधे में एक लड़का था, और बाकी भी इसी तरह ही होते हैं जो घरों में काम करती हैं, वहां पे भी रेशो है। अगर आप स्कूल लेवल पे देखो तो आपको स्कूल लेवल पे भी है, जो जैसा टीचर्स हो गया या कोई भी ऐसा हो गया चुंगल वो वाला। लेकिन ये जो घर वाले इसको कैसे इस पे कर सकते हैं, नजर रख सकते हैं, या कम्युनिटी जैसे यूथ है, जैसे जो बच्चे हैं वो अटैच होते हैं चर्च के लिए भी, तो वहाँ एक्टिविटीज होती हैं, सेहतमंद एक्टिविटीज। ये कहाँ आप देखते हो? वो तो ठीक आपने कहा कि कानून साजी जरूरी है, लेकिन यहाँ कहाँ पे अगर हम माई सेल्फ या खानदानी तौर पे हम कैसे इसको कर सकते हैं कम्युनिटी लेवल पे? जी। जैसे अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में मैं गई और हमने अवेयरनेस दी बच्चियों को, छोटी बच्चों को, और निचले लेवल पे बच्चों के लिए अवेयरनेस भी जरूरी है। जैसा कि हम कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट जो सा खत्म होना चाहते हैं, इसमें एजुकेशन ही रोल प्ले करेगी। और वैसे हमें भी अवेयरनेस देनी चाहिए अपनी लड़कियों को। और जैसे फैक्ट्रीज में लड़कियां वगैरह काम करती है, इनकी चर्च के साथ बॉन्डिंग अच्छी होनी चाहिए। चर्च में इनको आगाही देनी चाहिए कलाम के साथ साथ कि आप अपने हक पर डटे रहो, आप अपने रिलीजन पर डटे रहो। और इस तरह से अगर आपकी सिचुएशन होती है तो आप अपनी अथॉरिटी से जाकर मामला डिस्कस करें। जी, पहले भी हम कई दफा इस किस्म की बात कर चुके हैं। एक तो मेरा किसी वक्त मेडिकल से भी तल्लक रहा है, फिर एजुकेशन से, फिर सहाफ़त से। ये कम से कम मेरे 3 तो शोबे मेरे ऐसे हैं जहाँ पे मैं एक्सपीरियंस, और आप एक डॉक्टर भी हो, साइकोलॉजिस्ट भी हो। तो मैं ये कह कि कहाँ पे कोई बच्चों में तो नहीं ऐसा प्रॉब्लम कि वो वक्त से पहले ग्रोथ कर जाते हैं ज़हनी तौर पर भी, फिर वालिदैन भी जिम्मेदारी अपनी पूरी नहीं करते, नजर नहीं रखते? ऐसा आपको क्या, या आप मजीद कानून साजी पे ही सारा जोर देंगी, या अपने जो बेसिक एक एलिमेंट्स हैं, क्या आप सोचती हैं? जब चेंज लाना हो हमने कहीं से, वो हमेशा घर से ही आता है आपका चेंज। और जी। आपने चेंज जो सा होता है ग्रास रूट लेवल पे यहाँ से शुरू करना होता है। तो आपको चाहिए कि आप पहले प्रैक्टिकल होके अपने फैमिली में नजर करें और देखें कि क्या चल रहा है। आपका जो सा बच्चा है वो फोन पे किसी से बात तो नहीं कर रहा, किसी के झांसे में तो नहीं आ रहा, उसको कोई थ्रेट तो नहीं कर रहा, उसको वायलेंस का कोई सामना तो नहीं, इस तरह से। जी सहर। जी, thank you so much, Samson साहब. Once again, आपने I'm grateful that you've considered me able enough कि आपने मुझे फिर से इस शो का हिस्सा बनाया. अच्छा, आज जो इस टॉपिक पे हम बात करें, it's very 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 sensitive. We are well aware कि हम किस तरह की कम्युनिटी में, किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं. अगर मैं इसको अपने पर्सपेक्टिव से देखूं तो मैं इंटायरली इसको कानून हमारी एक स्ट्रेंथ है, आई एग्री विद इट. लेकिन जब हम ग्रास रूट लेवल पे चीजों को देखते हैं तो ऑब्वियसली हमारे जो कम्युनिटी के लोग हैं वो अवेयर नहीं है.
अब जब हम पर्टिकुलरली कम सिन बच्चों का जिक्र करें, दैट मीन्स कि एडोलेसेंट एज है जिसको कहते हैं 12 to 16 या 17 years of age. According to science or according to scientific evidence-based researches and everything, it's very much obvious and clear कि जो ब्रेन की डेवलपमेंट है वो नहीं हुई होती प्रॉपर्ली. स्पेसिफिकली जो ब्रेन का पार्ट है जिसको प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, जो हमारी डिसीजन मेकिंग में काम आता है, अगर वो बिल्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि बच्चा वल्नरेबल है. वल्नरेबल है इसका मतलब है कि उसके साथ इस तरह की बात की जा सकती है. अब होता साइकिल है क्या, बेसिकली टारगेट करते हैं कम सिन बच्चों को बिकॉज उनके ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती, वो ज्यादा जल्दी झांसे में आ जाते हैं. ठीक है, अब उनके साथ एक जबरी ताल्लुक कायम किया जाता है. जबरी ताल्लुक किन बेसिस पे कायम किया जाता है? एक अफेक्शन मतलब मोहब्बत दी जाती है, उनको थ्रेट दिया जाता है, उनको उनको फिर आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं वो लोग, और उसके बाद फिर उनको इस तरह के वादे किए जाते हैं कि हम तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे, हाँ, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होगा, यू विल बी प्रोटेक्टेड. हर किस्म के फियर और उस चीज को एड्रेस करके बड़ी ही टेक्निकली इस चीज को एक स्ट्रैटेजी बना के उनके ब्रेन में डाली जाती है. उसके बाद क्या होता है, एक ट्रॉमा का बॉन्ड क्रिएट हो जाता है. अपने जो भी अबडक्टर होता है या जो भी पर्सन होता है जो टारगेट कर रहा होता है ऐसी पॉपुलेशन को, उसने क्या किया होता है, उनके ब्रेन को कंट्रोल कर लेता है. वाई? बिकॉज ब्रेन जो एडोलेसेंट है उसकी ब्रेन में तो एबिलिटी नहीं है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो स्पेसिफिकली डिसीजन मेकिंग के लिए बना है वो फॉर्म्ड ही नहीं है. इसका मतलब है कि वो साइकिल में दे आर मोस्ट लाइकली कि वो उस साइकिल में फंस जाएं. अब होता ये है कि नाउ द साइकिल हैज बीन मेड और द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड. अब सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटी के बच्चे ही क्यों टारगेट होते हैं? अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ तकरीबन 71% ऑफ जो हमारे पास रिलीजियस माइनॉरिटीज की बच्चियां हैं वो 71% ईयरली टारगेट होती हैं और 69% इनमें. तो इसका मतलब है कि जहाँ पे एजुकेशन और अवेयरनेस नहीं है वहां पे ज्यादा टारगेट हो रही हैं ऐसी बच्चियां. फिर जो हम हमेशा पिछली दफा भी जब हमारा शो हुआ था तो हमने इस पर डिस्कशन की थी कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है. जो ग्रूमिंग की बात हम करते हैं कि पेरेंट्स आर नॉट, वो भी बेचारे क्योंकि उस सोसाइटी का हिस्सा है. फिर पावर इम्बैलेंस है, पेट्रियार्कल सोसाइटी है, खवातीन तो वैसे ही इस सोसाइटी में थोड़ी सी बेचारी शिकार होती हैं मसले मसाइल का. और फिर पावर इम्बैलेंस है मतलब माइनॉरिटीज विल बी कंसिडर्ड माइनॉरिटीज, पॉवर्टी, पावर इम्बैलेंस, देन पेट्रियार्की. ऑल दीज थिंग्स मेक अ माइंडसेट ऑफ अ पर्सन. अब अगर एक माइनर बच्ची है, अब जब वो साइकिल में फंस गई है तो उसके पास वे आउट कौन कौन सा है? अगर हम उसकी एम्पैथाइज करके देखें, उसकी वी पुट आवरसेल्व्स इन हर शू और हिज शू, तो हम उस फीलिंग को समझ सकते हैं जिस कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजी में कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस. एक ऐसी फीलिंग जिसमें आप कोशिश करके भी रेजिस्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि आपको पता है कि अगर आप रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे, तब भी देयर इज नो वे आउट. इसीलिए अगर हम पुराने कुछ केसेस देखें तो बहुत सारी बच्चियां जिनको पेरेंट्स लेके जाते भी हैं कोर्ट में कि बेटा वापस आ जाओ, ठीक है जो हो गया, व्हाटएवर हैपेंस, तो जो बेटियां हैं 13-14 साल की वो घर जाने से इनकार कर देती हैं. क्यों? बिकॉज वो जो रिलेशनशिप बॉन्ड हुआ था कोर्सिव कंट्रोल की वजह से, कोर्सिव रिलेशनशिप, उसमें फियर होता है, आइसोलेशन होती है कि वापस जाके भी क्या हो जाएगा. तो जो लर्न्ड हेल्पलेसनेस का कॉन्सेप्ट है अभी फिलहाल मुझे लगता है कि हम उससे ज्यादा मार खा रहे हैं. और अगर हम इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करें, वो हम आगे जाके इस पर बात कर सकते हैं इफ यू वांट, कि हम किस तरह से साइकोलॉजिकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे और बीइंग पीपल जिनका इन्फ्लुएंस है अपनी कम्युनिटी पे, उसको हम किस तरह से एक कंट्रोल में ला सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी नाइस. डॉक्टर जोशुआ लहरू साहब, ये एक आया है कि अवेयरनेस, ठीक है, अवेयरनेस कैसे बच्ची को या वालदेन को अवेयरनेस दी जा सकती है? ये अवेयरनेस किस तरीके से आएगी? ये कौन लोग करेंगे? सवाल ये है तो सेंसफुली है कि एकदम पहुंच तक कौन लोग अवेयरनेस या वॉलंटरली या ऐसे जो एनजीओज होती हैं किस तरह से अवेयरनेस पैदा करती हैं. तो इसका हल जो है ना, हल हमें ढूंढना है कि इसको कंट्रोल करें. जी. I really enjoyed this conversation and especially Sahar, you came with some stats. They were very interesting. Thank you. मुझे ये लगता है कि
हाँ, एनजीओज की जिम्मेदारी है, चर्चेस की जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी है? सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है, सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये प्रॉब्लम, कोई भी कलेक्टिव प्रॉब्लम आइसोलेशन में किसी फर्द वाहिद का नहीं है, किसी इदारे, किसी तंजीम का नहीं है, हम सबका। तो सबसे पहले मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी कैसी है कि मुझे जो खुदा ने टैलेंट्स, गिफ्ट्स दिए हैं, मैं उनको इस्तेमाल करूं। तो फॉर एग्जांपल, जैसा आप जानते हैं, मैं इस पे लिखता हूँ, मुझे लगता है कि आई एम गिफ्टेड विद राइटिंग, तो आई यूज दैट। आई डू काउंसलिंग विद पीपल, आई टॉक टू देम, आई मेक माई सेल्फ अवेलेबल, मैं उसके लिए टाइम निकालता हूँ। अगर किसी जगह किसी और की गुफ्तगू के अलावा भी कोई रिसोर्सेज की ज़रूरत हो तो वो भी मुहैया करने की कोशिश की जाती है, और ये हम सबको करनी पड़ेगी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, मेरे से शुरू करके, आपसे शुरू करके, हम सब से। फिर उसके बाद हमें चर्चेज के लेवल पे इस पे काम करना पड़ेगा, हमें ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे। मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस, चैरिटीज़ के साथ काम किया, हमने डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किए हैं। उनके अंदर मुझे लगता है हमें इसको एज ए कंप्लीट थमेटिक एरिया शामिल करना पड़ेगा, ताकि इसके ऊपर हम बाकायदा प्रोजेक्ट्स लेके आ सकें, काम कर सकें। मैंने टेक्निकली इसको स्ट्रक्चर करने के लिए एक छोटी सी लिस्ट बनाई है, और मैंने उसका टाइटल रखा लेट्स टेक लीड। आए हम आगे बढ़ें, लीड लें, जिम्मेदारी लें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। और मेरा पहला पॉइंट है कि प्रोटेक्ट ईच अदर। हम अपने गली मोहल्ले में, आस पड़ोस में, कजन्स में, रिश्तेदारों में, बहन भाइयों में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। हमें पता हो कौन परेशान, कौन उदास है, कौन खामोश है, कौन नॉर्मल रूटीन से हट के बिहेव कर रहा है, ताकि उस इमोशनल गैप को, ट्रॉमा को, उस नीड को हम अपने लेवल पे फुलफिल करें। उसकी फुलफिलमेंट के लिए इधर उधर आउट ऑफ कम्युनिटी ना देखना पड़े। दूसरे नंबर पे हम एक दूसरे को खुद मोहब्बत, इज्जत, तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं। आम तौर पे जब लोग अपने लोगों में, अपनी कम्युनिटी से हट के बाहर देखते हैं, तो कहीं ना कहीं गैप्स होते हैं जिनको वो वहाँ फुलफिल करना चाहते हैं। उन गैप्स को फुलफिल करने के लिए इब्तदाई तौर पे हमें एक दूसरे को बेहतरीन तौर पर ट्रीट करना पड़ेगा, जिम्मेदारी और मोहब्बत के साथ। और इसी तरह हमें दूसरे नंबर पे मुझे लगता है इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। अक्सर लड़कियां जब जाती हैं, फैक्ट्रीज में जाती हैं, या काम सुनना है, वही बात मेरी पहले वाली, कि घर में लोग आते हैं जो गैर ज़रूरी हैं, या ये दूसरे घरों में जाती हैं जो गैर ज़रूरी है। उसको हल करने के लिए क्या हम इन्वेस्ट करें, पैसे इन्वेस्ट करें, हम बिजनेसेस डेवलप करें, ताकि हमारे लोगों को हमारे ही बिजनेसेस में जॉब मिल सके। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स, आइडियाज हों जहां वो खुद वहां इन्वॉल्व हो सकें। हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करें, हमारे क्रिश्चियन स्कूल्स हों, हम एजुकेशन की स्पॉन्सरशिप लें। मैं कोई 2-4 बच्चों की स्पॉन्सरशिप कर सकता हूँ, कोई और कर सकता है, कोई और कर सकता, और हम उन बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल्स में भेजें ताकि वो फिर सेफ इन्वायरमेंट में जाएं। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं समझता हूँ फ्रेंडशिप्स इंसानी ज़रूरत है, जज्बाती ताल्लुक इंसानी ज़रूरत है, गुफ्तगू करना, सुना जाना, बोला जाना ज़रूरत है। वो जॉन एलिया कहता है ना, एक ही हादसा है और वो ये कि बात नहीं सुनी गई, बात नहीं कही गई। तो वो बात होना बहुत ज़रूरी है, और उस होने के लिए मौका मिलना चाहिए। तो हमें इंडिविजुअली भी, चर्चेस के थ्रू भी, और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू भी ऐसे गेट टुगेदर अरेंज करने चाहिए, जहां हमारी कम्युनिटी से लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, वो इंटरेक्ट करें, ताकि तालीमी ज़रूरतें भी घर में पूरी हों, जज्बाती ज़रूरतें भी घर में पूरी हों, रिलेशनशिप्स भी घर में विद इन कम्युनिटी बने, जो कि एक इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा। और इसी तरह मिनिमम मौके हों, मिनिमम चांस हो कि किसी को इस घर से, जिसका नाम पाकिस्तानी मसीही कम्युनिटी है, इस खानदान से बाहर किसी ज़रूरत के लिए जाना पड़े। तो आई बिलीव कि सबको अपना अपना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, और वो कंट्रीब्यूशन मेरे से शुरू होता है और हम सब से शुरू होता है। इससे पहले कि हम सिर्फ वेट करें कि कोई प्रोजेक्ट आए, कोई चर्च आए, कोई एनजीओ आए, मुझे देखना पड़ेगा मेरी कैपेसिटी 5 लोगों की है, 2 लोगों की है, 3 की है। मुझे मुझसे शुरू करना पड़ेगा। मुझे अपने टैलेंट्स और गिफ्ट्स को आज से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अगर मेरा दुख है तो मुझे ही रोना पड़ेगा, मुझे ही आंसू साफ करने पड़ेंगे, मुझे ही हल निकालना पड़ेगा। जी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये भी बताता चलूं कि डॉक्टर जोशुआ लहरू जर्मनी से हैं। यहीं से इनकी तालीम और यहीं से बैठे ये सारा काम कर रहे होते हैं। जीनिया मेहराब, एक हम स्टेक होल्डर की बात करते हैं कि चर्च स्टेक होल्डर है। ये जितने आए हैं जबरी तब्दीली मजहब के, चर्च पे बड़ा वजन आया कि इनको सामने फ्रंट लाइन में आए भी हैं, ये नहीं कि नहीं आए। इनके पास वसाइल होते हैं। मिसाल के तौर पे हॉस्पिटल थे, उनमें ट्रेनिंगें थी, वो तकरीबन खत्म हो गई, तकरीबन खत्म हो गई। फिर स्कूल थे, नए स्कूल, इंस्टीट्यूट,
ट्रेनिंग, मतलब ये है कि जिस तरह के जोशुआ भी कह रहे थे कि उनको जो है अर्निंग, क्योंकि इतने वसाइल कम होने की वजह से माँ बाप जॉब पे चले जाते हैं, बच्चियां को भी बाज़ औक़ात जॉब पे जाना होता है, या घर में अकेली होती हैं, या उसी में ऐसा होता है। आप क्या इस दौरान ये बड़ी ट्रेनिंग, बड़े लेक्चर भी हुए, तो क्या आप सोचते हो? जी। हमारी तो मसीही ट्रेनिंग भी इसी तरह से है। हमने मिसालें देखी हैं मदर टेरेसा की, डॉक्टर रुतफाओ की, जिन्होंने पाकिस्तान में भी डॉक्टर रुतफाओ ने काम किया मसीहों के लिए। तो हमें इनसे सीख लेनी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि हमसे जो से अपर लोग एग्जाम्पल बन के पूरी दुनिया के लिए गुजर के गए हैं, तो मसीह थे। इन्होंने अपनी टीचिंग पर अमल करते हुए सब कुछ खिदमात अंजाम दी। तो हमारी टीचिंग इस तरह की कि हमें चर्च को ऑन द फ्रंट आकर ये सब कुछ अज़म लेना चाहिए। जिस तरह से अभी अवेयरनेस दे रहे हैं, बट अभी करने का क्या फायदा हुआ जब सारी मुसीबतें आन पड़ी हुई हैं। आपको ये चीजें पहले सोचनी चाहिए थी, आपको ये इक़दामात पहले लेने चाहिए थे। आप अपनी कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में पहले एज अ चर्च और एज अ लीडर जो उनसे बनकर देनी चाहिए थी, ताकि इस तरह के वाकयात में कमी आती। बल्कि अब हम देखते हैं सोसाइटी में जब मारिया का केस आता है, जब मुकद्दस की डेथ हो जाती है, तब आकर सबको रियलाइज होता है कि अब हमने इसके बारे में बात करनी है। और ये जो सी बातें ये भी थोड़े दिन तक ही रहती हैं, उसके बाद में सब कुछ अपने काम पर चले जाते हैं। और जरूर इनके पास फंडिंग होती है और इनको अच्छे काम में इस्तेमाल करनी चाहिए, मैं समझती हूँ। ये हम देख रहे हैं कि जो एक तहरीक स्टार्ट ली थी, एक जोश और जज्बा था, ठीक है, ये अब कुछ कम होता जा रहा है। इसके कोई मुज़र असरात या मनफी असरात कोई पैदा होने का डर है? क्योंकि हमेशा जब सोचा जाए तब ही कोई हल निकलता है। हल जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इंस्टीट्यूट ज़्यादा आने चाहिए, जिसमें जो है ये पुअर कम्युनिटी, लोअर तबका है, उसको बेहतर उनके बच्चों को मौका, अपॉर्चुनिटी मिले। जी जी जिनिया। बिल्कुल, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज बच्चों के लिए हमें गवर्नमेंट ही देती है। जैसे अब 5% कोटा मैंने निकाला, और अगर एजुकेशन पे कोई जिम्मेदारी है तो वो हमारे स्टेट की है। स्टेट की ने जिम्मेदारी ली हमारी एजुकेशन की। तो चाहिए कि चाइल्ड लेबर भी जिस तरह से हो रहा है, और बच्चों की जो उनसे जरूरियात है एजुकेशन की पूरी होनी चाहिए। बच्चे जो उनसे अभी इंडस्ट्रियल वर्क कर रहे हैं और लेबर वर्क कर रहे हैं, क्रिश्चियन और सेवों में वर्क कर रहे हैं, तो इस पे रोकथाम तभी आ सकती है जब हम अपने ही चिल्ड्रंस को एजुकेशन भी दें। और प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी, जैसे आर्टिकल 36 है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टेट को चाहिए कि हमें प्रोटेक्ट करे और हमारी जो उनसे फंडामेंटल राइट्स हमें दे। जाहिर है आपका चूंकि सियासत से भी तल्लक है और आपका कानून से भी तल्लक है, क्योंकि आप कह लें कि लॉ डिफेंडर भी हैं। मेरे हमेशा ये होता है कि आप बेसिक को, बुनियादी, मतलब अगर हम सारा का सारा कहें कि ये गवर्नमेंट करे, तो मेरा ख्याल है यहाँ भी हम किसी न किसी जगह पे पूरा वजन डालना जो है ना, मैं समझता हूँ कि इतनी वो ज्यादा दानशवरी या अक्लमंदी नहीं है कि हम सारा ठीक है कि जब रास्ता बंद कर देंगे तो नहीं होगा। लेकिन जो अगवा का जो जो इज्तमाही रेप कह लें, इस तरह के हैं, या करप्शन है, उसको तो रोकना जो है, पुलिस तो आदि एक मुजरिम है, वो कई दफा तो खुद इन्वॉल्व होती है। तो हमें कुछ रास्ते तो अपने इंडिविजुअल सतह पे, जैसे मैं कह रहा था कि अगर देखें सिलाई स्कूल आते हैं, अगर एक बात है कि जैसे हॉस्पिटल पे ट्रेनिंग थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई, जहाँ पे हमारी बच्चियां जो है वो ट्रेनिंग कर लेती थी। या इस तरह से सोर्स तो पैदा करें कि उसका जो एक वजूहात है, बहुत सारी गुर्बत, बहुत सारी लड़कियों के ख्वाब जो हैं, ख्वाब के पीछे वो इस तरह से बहक जाती हैं, या जो चकाचंद में जो है वो फिसल जाती हैं या फंस जाती हैं। ऐसा इसका मैं मतलब ब्लेम जो सा ये पेट्रियार्कल सोसाइटी को दूंगी। हमारा जो माइंडसेट है कि लड़की जब जवान हो जाती है उसकी शादी करवा देनी चाहिए, और लड़की की एजुकेशन भी तब तक लिमिटाइज करते रहते हैं।
और सोसाइटल प्रेशर जो सा होता है लड़कियों के ऊपर, ये काफी पुराना दौर से चलता आ रहा है हमारी सोसाइटी में। और जैसे कि आपने कहा कि इंडिविजुअली अभी हमें खुद से काम करना चाहिए, गवर्नमेंट का रोल नहीं है। गवर्नमेंट का जरूर अपनी जगह रोल होता है, पर जो इंडिविजुअली लोग काम कर रहे हैं, जैसे एनजीओ स्कूल बना रहे हैं, सिलाई सेंटर्स मैंने कहीं कई देखे हैं, और मैं स्कूल प्राइवेट विजिट किए हैं जो फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मसीहों को, तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज बंदों को खुद तलाश करनी चाहिए। तो जैसे कि अभी गवर्नमेंट भी हमें क्रिश्चियन फंड दे रही थी, सो वो भी अगर जहां तक गवर्नमेंट हमारा करती है और जहां तक हमारे एनजीओ करते हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज अगर हमें मिलती है तो जरूर हमें अवेल करनी चाहिए। थैंक यू आपका। जी सहर, आप क्या कहेंगे? क्योंकि जाहिर है कि अलग अलग अपने फील्ड के मुताबिक भी हाल लाए हैं। आपने बड़ा खूबसूरत पहले जो मेडिकल के हिसाब से या ज़हनी तौर पर हमारी एक मेंटल लेवल जो कह लें उनका सारा, बाकी क्या जिम्मेदारियां, क्या हम अपनी जिम्मेदारियां बीइंग अ पेरेंट्स, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ सोसाइटी, इस जिम्मेदारियों को क्या करें? डाल दें, किसी पे डाल दें, या हमें कोई रास्ता रोकना चाहिए खुद? डाल तो हम किसी पे नहीं सकते। आई बिलीव हम अपने रिस्पॉन्सिबल जब तक खुद नहीं हो जाएंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। वेरी पर्सनल काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव आई होल्ड। लेकिन ये है कि जब तक आप दूसरों की तरफ देखते रहते हैं तो तब तक तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। रही बात जो हम, अगर सैमसन साहब आपको याद हो, हम पिछली दफा बात कर रहे थे कि बेटियों पे बोझ डाल दिया जाता है क्योंकि हमारे सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में लड़के इस काबिल नहीं होते, फिर दे हैव टू मूव आउट, जॉब करनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। ठीक है, आइदर हम बात करें कमसिन बच्चियों की जो 12 से 18 साल या 17 साल तक की बच्चियां हैं जो एडल्ट्स नहीं होती, जिनका कानूनी तौर पे जायज नहीं है वर्ल्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग निकाह करना या इस तरह से कोई भी रिलेशनशिप रखना। बात मैं ये कर रही हूँ कि मैंने लास्ट टाइम भी जिक्र किया था मैस्लोज नीड्स ऑफ हायरार्की। बीइंग अ ह्यूमन, हर इंसान में कुछ जरूरियात है, उसकी ना हायरार्की बनी हुई है कि उसकी बेसिक नीड्स हैं, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं जो पूरी होनी चाहिए, फिर उसकी इमोशनल नीड्स हैं, सोशल नीड्स हैं जो पूरी होनी चाहिए, फिर उसकी ये वाली नीड्स हैं, फिर ये वाली नीड्स है, और एंड में जाकर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट आता है। तो जब बेसिक नीचे वाले लेवल पे आपकी इमोशनल नीड्स या आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी ना हो तो ह्यूमन ब्रेन एक सर्वाइवल और ह्यूमन बॉडी एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। उस सर्वाइवल मोड में उसकी नीड बन जाती है कि वो किसी ना किसी तरह अपनी जरूरियात को पूरा करे। ठीक है, अक्सर हमने ये कहानियां देखी कि द पर्सन वाज अबाउट टू डाई, फिर उसने ये खा लिया। जंगल में बियर ग्रिल्स के अक्सर हम वीडियोस देखा करते थे बचपन में कि उसने सर्वाइवल के लिए ये खाया, ऑल बैड स्टफ। तो जब इंसान की इमोशनल नीड्स पूरी नहीं होती, स्पेसिफिकली अ वुमन जो इमोशनली तौर पे ज्यादा वल्नरेबल होती है, तब क्या होता है कि वो इस तरह के साइकिल का, इस तरह के जाल का शिकार बन जाती है। अब हमें, मैं समझती हूँ सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है, हम उनको अवेयर करते हैं एजुकेशन के हवाले से, बाकी चीजों के हवाले से, हम उनको इमोशनली अवेयर नहीं करते। इमोशनली अवेयर करेंगे हम किस चीज पे, कि मैनिपुलेशन क्या होती है, आपको किस तरह से लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं, और फिर हेल्दी अफेक्शन या एक हेल्दी लव पैटर्न क्या होता है। क्योंकि हम कहते हैं कि अपने चाचा ताया, अपने कम्युनिटी के लोग भी अक्सर हमारे साथ बुरा कर जाते हैं। तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि इमोशनल सस्टेनेबिलिटी लाएं, ठीक है, और इमोशनली हम ज्यादा अपने आप को जो है ना रेगुलेशन पे फोकस करें। और चर्चेस हमारी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं कि कोई एक्सपर्ट को बुला के, या जिस तरह से हम सेमिनार्स कंडक्ट कर सकते हैं एवरी वीक, क्योंकि चूंकि इतना बढ़ता हुआ रेशो है, तो एवरी वीक इज एसेंशियल कि हम चर्चेस में एटलीस्ट 30 मिनट्स का एक लेक्चर डिलीवर करें जिसमें हम बताएं कि हेल्दी अफेक्शन और मैनिपुलेशन क्या होती है। अगर कोई आपको कह रहा है, गिफ्ट्स दे रहा है, पैसे दे रहा है, कह रहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, इस तरह से बात है, और स्पेसिफिकली अगर वो किसी दूसरे रिलीजन या कम्युनिटी का है, तो क्या वो मैनिपुलेशन है या वो एक हेल्दी अफेक्शन है? सहर, सॉरी, आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ, आप जरा वहीं पे रखिएगा अपनी तवज्जो। जब कहना कि अहले किताब जो है शादी कर सकता है, उनको ये एक चारा होता है कि जैसे मछली को पकड़ने के लिए चारा डाला जाता है कि जी नहीं, कोई फर्क नहीं पैंदा, मजहब में कोई फर्क नहीं, वो कुछ और मतलब कुछ चकाचौंध, जैसे मैंने कहा, जैसे एक खास चल गया कि अहले मजहब जो है वो लड़के तो कर सकते हैं
लेकिन उनकी लड़कियां नहीं कर सकती। इस तरह की अगर अवेयरनेस आएगी, ये मीडिया, स्पेशल मीडिया, ये बड़ा अहम किरदार अदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल, आई टोटली अग्री विद यू सैमसन साहब। बात यही है कि हम ये अंडरस्टैंड कर लें कि हम वल्नरेबल हैं, हम एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी में हैं, हमारे रिस्क फैक्टर इन सारी चीजों को लेके बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा है। पहले तो हमें जरूरी है कि हमें आइडेंटिफाई कर लें कि वी आर एट द रिस्क। जब हमें रिस्क का पता चल जाएगा तो आई बिलीव वी कैन टेक आवर एक्शंस इंडिविजुअल लेवल पे भी। अगर हर बच्चा, मुझे लगता है कि रेशो काफी बढ़ रही है क्रिश्चियन आवाम की, क्रिश्चियन नौजवानों की, वो पढ़ रहे हैं। अब अगर उनमें अवेयरनेस आइडेंटिफाई कर लेंगे, फिर अवेयर हो जाएंगे, तो आई बिलीव कि वो अपनी इमोशनल रेगुलेशन में, अपनी प्रोटेक्शन में, अपनी फिजिकल प्रोटेक्शन में, अपनी मेंटल प्रोटेक्शन में और अपनी सोशल नेटवर्किंग को भी बेहतर करके वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हम अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं कि अगर कोई इस तरह का वाकया होता है तो इस तरह का प्रोटेक्टिव नेटवर्क हो जो इस तरह की प्रोटेक्शन या शेल्टर प्रोवाइड करे, ट्रॉमा काउंसलिंग करे। आई बिलीव ये सबसे बड़ा ट्रॉमा है उस फैमिली के लिए, उस बच्ची के लिए जो एक ट्रॉमा का शिकार बनती है, फिर वो लर्नड हेल्पलेसनेस में जाती है और फिर शी कंटिन्यूज टू लिव हर लाइफ लाइक दैट। और उसके बाद फिर बाकी लोगों के लिए एक अजीब सी मिसाल बन जाती है कि देखो वो हुआ, मतलब यू नो हाउ आवर कम्युनिटी वर्क्स। बट माय पॉइंट इज कि हमें एक तो आइडेंटिफाई करना है, फिर अवेयर होना है, एंड देन वी हैव टू टेक मयर्स हम इसी तरह से ले सकते हैं। खुदा के फजल से हर गली में चर्च है हमारी, तो वी कैन टेक एन इनिशिएटिव। पढ़े लिखे लोग बहुत हैं, हम अवेयर होके, आई बिलीव ये प्रोग्राम और आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, दिस कैन प्रूव अ ग्रेट नेटवर्क जिसमें लोग अवेयर हो सकते हैं। और अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेसिफिकली इमोशनल रेगुलेशन के साथ। जी, बहुत शुक्रिया जिनिया। एक जो आप देखते हैं इसमें क्या, जो पढ़ नहीं रही स्कूल गर्ल्स ज्यादा ट्रैप में आ रही हैं, या आम काम करने वाली, या घरों में, या दूसरे जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, दोनों में रेशो किसकी है? पहले मैं यूएन का जो सा स्टैटिक्स डेटा है जो वो रखना चाहूंगी। यूएन की रिपोर्ट पिछले साल की, उसके मुताबिक जो से 80% केसेस थे वो हिंदू लड़कियों के थे। बीच में से 75 जो से हिंदू लड़कियां थी और जो सी 20 समथिंग जो से थी वो क्रिश्चियन गर्ल्स थी। और ये ओवरऑल मेरे ख्याल से जो निशाने में टारगेट में आ जाए वही लड़कियां आती हैं। किसी को आप जॉब का लारा लगा देते हो, किसी को आप कोई और मतलब थ्रेट दे देते हो, फिजिकल वायलेंस की वजह से इंटिमिडेशन या फिजिकली साइकोलॉजिकल टॉर्चर आप उन पे करते हो, तो ये जो सा इजी टारगेट होते हैं मैं समझती हूँ वो। और ज्यादा जो से लड़कियां जो सी माइनर होती हैं, माइनर का क्योंकि ज्यादा हमारे वाकया है, क्योंकि ये रिपोर्ट है इसके मुताबिक जो एज गैप थी लड़कियों की जो ट्रैप हो रही है वो 14 से 18 के दरमियान है। तो अगर हम देखें रेशियो के मुताबिक तो माइनर गर्ल्स क्योंकि उनके खुद की थिंकिंग डेवलप नहीं होती, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं करती, तो इस वजह से वो इजी टारगेट बन जाती हैं। तो मैं समझती हूँ वुमेन एवरीवेयर आर इजी टारगेट, जो अपनी सलाहियत नहीं रखती, जिसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, जिस जो उनको लगता है कि रिस्क नहीं ले सकती, बदला नहीं ले सकती हमसे, तो जिनका उनको रिस्क नहीं है उनसे वो जरूर करते हैं। अच्छा, इसका हल भी जरा थोड़ा सा, क्योंकि हम अबेंडी में हैं, तो इसका हल कैसे आप देखते हो? इसका हल इसी तरह से है, फर्स्ट अवेयरनेस, सेकंड इन्फोर्समेंट और लेजिस्लेशन गवर्नमेंट की तरफ से कानून साजी होनी चाहिए जिसमें माइनर जो से हैं फोर्स कन्वर्जन उन पे बैन की जाए, और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपका जो सा जुडिशियल और पुलिस का सिस्टम है ये बाइस नहीं होना चाहिए, इसको इफेक्टिव होना चाहिए। एंड इक्वालिटी ऑफ सिटीजन की जैसे हम बात करते हैं तो इसको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी चाहिए। अगर हमारे इस तरह से कोई वाकया होता है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए। तो मैं समझती हूँ इसमें इंडिविजुअली एनजीओज जो है और जितने भी चर्चेज है उनको अवेयरनेस का काम करना चाहिए और अपने तौर पे जितना वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस कॉज में। बाकी जो उनसे ओवरऑल गवर्नमेंट का भी काम है इसमें। मैं ये सोल्यूशन समझती हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है कि कुछ तो एहतजाज करने से अपने जो राइट्स हैं वो लेने पड़ते हैं, कुछ पावर में जब आप लेवल पे आओगे तब जाके, जिस तरह से अभी बड़ा एहसास दिलाया, वो अलग बात है कि वो जाहिर ना करें कि हमारा कोई बैरूनी ममालिक का दबाव है, लेकिन दबाव है जो नहीं किया जाता। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो जोशुआ। ये हाल ही हम कह रहे हैं कि आप मुख्तसर बताइएगा कि हमारे नौजवान जो यूथ है, यूथ क्या किरदार
अदा कर सकती है इसमें? जी वही हाल मैं जाती तौर पे सोचता हूँ कि हम में कलेक्टिव एक चीज डेवलप होगी। हम इंतजार करते हैं कब बादल खुले, कब बारिश आए, कब मौसम बदले, पता नहीं कब बदले। लेकिन जब तक नहीं बदलते तब तक मैं और आप और गली से गली, मोहल्ले से मोहल्ला, खानदान से खानदान तो कुछ ना कुछ कर सकता। तो मुझे यही लगता है कि पहले हम सबको देखना पड़ेगा, हर इंसान को जो समझता है कि कम सुन बच्चियां सेफ नहीं है, उसको पहले देखना पड़ेगा क्या वो दूसरी लड़कियों को रिस्पेक्टफुली प्रोटेक्टिव वे में वो कैसे ट्रीट करता है, दूसरी क्रिश्चियन खवातीन को। अपना बिहेवियर, क्या हम उनको सेफ स्पेस दे रहे हैं, क्या हम उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या हम उनके लिए काइंडनेस, अफेक्शन, केयर मुहैया कर रहे हैं। फिर अगला स्टेप है कि हमने नंबर एक तो पहले घर का माहौल ठीक करें, घर से मुराद मेरी वो लार्जर कम्युनिटी है। फिर दूसरे नंबर पे हमने जो इन्फ्लुएंस है, जो नकब जनी है, उसको रोकने के लिए दीवारें कैसे मजबूत करनी है। तो आई बिलीव कि इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर बिगर एक्शंस वी शुड स्टार्ट विथ स्मॉल स्टेप्स। और स्मॉल स्टेप हमसे इंडिविजुअली शुरू होता है। मैं इसको समराइज करूंगा कि हम में से हर किसी को देखना पड़ेगा, जो अच्छा गा सकता है वो कम्युनिटी को स्ट्रेंथ करने के लिए गाने गाए, प्रोटेक्शन के लिए वो नकबदनी के लिए अपनी तरह से दीवार बनाए। जो लिख सकता है वो लिखे, जो पढ़ा सकता है वो पढ़ाए, जो गुफ्तगू कर सकता है वो करे, जिसके पास जो टैलेंट है उसको यूज करे। इस इन दो चीजों के लिए, नंबर एक जो हैं घर में उनको रीअश्योरेंस दी जाए, और नंबर दो घर की दीवारें बेहतर बनाई जाए। तो मुझे लगता है कि हमें कल का इंतजार नहीं करना, हमें किसी बड़ी चेंज का इंतजार नहीं करना, हमें आज ही अपने से, मैं और मेरे और हमसे शुरू करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। जिस तरह गीत एक बड़ा पॉपुलर हुआ है, हमें भी बड़ी खुशी हुई। हम भी कहेंगे कि जैसे कौम की बेटियों, जो एक हुआ है, जो शायर है, जो राइटर है, जो भी है, जब तक वो एक जज्बे के साथ सामने नहीं आता, तब तक जो हमारा गोल है या मकसद है, या अपनी कम्युनिटी को बचाओ, या जैसे फैसलाबाद में बेटी बचाओ तहरीक है एक, तो इस तरह से हमें करना पड़ेगा। मैं जी एक छोटी सी बात, जाग मसीह प्लेटफॉर्म की तरफ से व्हाट वी कैन ऑफर, मतलब जैसा मैंने कहा कि हमसे शुरू होगा, मैं से शुरू होगा। अगर आपके दिल में कुछ है, आप लिखना चाहते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको पास्टरल केयर की जरूरत है, कोई किसी ट्रॉमा से, स्ट्रेस से, इस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, तो वी हैव अ टीम, हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी बात सुनेंगे, आपको गाइड करेंगे। अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं जहां आपको मल्टीपल तरीकों से कोई सपोर्ट चाहिए, तो हम आपकी हेल्प करेंगे। तो जाग मसीह नौजवान इज देयर, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि वी आर देयर फॉर यू। बाकी खुदावंद फजल करेगा और भी लोग साथ शामिल होंगे। ये जब पहली दफा भी आए थे ना, उन्होंने स्पेशल ट्रीट दी थी जो हमारे साथ दूसरे पार्टिसिपेंट थे इस आज भी आज भी दोनों को मेरी तरफ से ट्रीट है जी। आज भी जाग मसीह नौजवान की तरफ से आज शाम को यू विल हैव अ चले डिनर, वट एवर डिनर यू चले वांट। आगे चलते हैं। जिनिया, आप यूथ का भी आप क्या मैसेज दोगे? क्योंकि आपका ट्रैक अभी बड़ा हो गया, आप उस लेवल से ऊपर लेवल पे आके सोचते हो, आप यूथ को अभी क्या आगे सोचते हो कि क्या करना चाहिए यूथ को? अपने स्किल्स इंप्रूव करें, नॉलेज गेन करें, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के बारे में। आपको अपने फंडामेंटल राइट्स पता होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, अपने मुल्क के सिस्टम के बारे में लर्न करना जरूर शुरू करें। और एनी टाइम आई एम हियर टू प्रोवाइड माय लीगल सर्विसेज इफ एनीवन इज इन द नीड ऑफ इट। यस, सो नाइस। क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स आए हैं, क्योंकि हमारे साथ लीगल वकला भी आए, दूसरे भी आए, कि जब एफआईआर कटवाते हैं कि जी हमारी बेटी को अगवा कर लिया गया, लापता, उस वक्त वो सही एफआईआर नहीं कटवाते और एक्शन नहीं लिया जाता फौरी तौर पे, कि किस तरह से मेंशन नहीं करते। ये बड़ा जरूरी है कि इनको एक अवेयर होना चाहिए, सबको अवेयर, ये जरूरी है। खुदा ना खास्ता वक्त का कुछ नहीं पता लगता, इसलिए अवेयरनेस हर किसी के लिए जरूरी है। हमने नाजरीन, हमने एक ऐसा पहले प्रोग्राम भी कर चुके हैं कि जो बच्चे हैं वो बता नहीं सकते कि क्या किसी ने मुझे कैसे टच किया या कैसे, तो वो कलरों के जरिए या इस तरह उनको जो है अवेयरनेस दी जाती है स्कूल लेवल पे, कि आपने, आपको किसने किस नजर से देखा है, आप नहीं बोल सकते, आप इतने खौफजदा है, तो आप कलर से
आप उस तरीके से बता सकते हैं अपने वालिदैन को, भाई को। और ये जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे तब तक ये हमें फेस करना पड़ेगा। और यूथ को स्पेशली जो है वो आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी वक्त मैं फिर जिक्र करूं, अक्सर मैं कहता रहता हूं, जब हम यूथ में थे तो मोहल्ले में कौन आता है, कौन गया है, किस नजर से क्या हो रहा है क्या नहीं है, चाहे वालिदैन नाराजगी मेरी बड़ी दफा ऐसी होता था, लेकिन मैं घबराता नहीं था। हालांकि मैं खुद भी यूथ था, लेकिन मैं कभी नहीं घबराया। एक मेरे अंदर एक जज्बा था, और आज भी वही कायम है। आज भी मैं अपनी यूथ से कहूंगा कि यूथ रखवाले बनो, तो आप बड़े काबू पा सकते हो कि कौन आया, क्या हुआ, कैसे होगा। जी सहर। जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जिसका हम कलेक्टिवली जिक्र करना भूल गए, दिस इज डिजिटल दौर, और डिजिटल दौर में सोशल नेटवर्क बहुत लोगों का बन गया है, और सोशल लेवल पे और डिजिटल लेवल पे भी हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। बहुत सारी एक्सप्लॉइटेशन जो है वो आजकल फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट से शुरू हो जाती है, तो उसको लेके भी वी नीड टू गेट अवेयर। और फिर स्कूल रिटेंशन, डिजिटल सेफ्टी, ट्रस्टेड एडल्ट नेटवर्क, रैपिड एफआईआर, और उसके बाद कम्युनिटी वॉच, ये सब एलिमेंट्स हैं जिनको अगर हम अपने उसमें रखेंगे तो आई बिलीव वी कैन बिकम मोर प्रोटेक्टिव एंड मोर सिक्योर एज अ कम्युनिटी लिविंग इन पाकिस्तान। ऑब्वियसली हम यहाँ पे बरसों से रहते आ रहे हैं, वी विल कंटिन्यू टू डू सो, बट व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू क्रिएट मोर प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट फॉर आवरसेल्व्स, ताकि हम और बढ़ सकें और ग्रो कर सकें। अब बहुत आसान है अब ग्रो करना, आपके पास डिजिटल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, सोशल लेवल पे अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप ग्रो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ने जिस तरह आपने बेटी बचाओ प्रोग्राम का जिक्र किया, आजकल वो इस तरह के इनिशिएटिव्स काफी सारे आ रहे हैं। और आई बिलीव ये जब हमारा मसला शुरू हुआ था जिसमें ये लॉ पास होने का बड़ा एक मुहिम चली थी, तो हमारे जो क्रिश्चियन इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इंस्टाग्राम पे आजकल मौजूद हैं, उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें अवेयरनेस को क्रिएट किया था। तो डेफिनेटली वी कैन हैव एन इम्पैक्ट अगर हम अपने आप को, पावर इम्बैलेंस को हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ के इसको पावर में हम खुद आएंगे। वी नीड टू टेक स्टेप फॉर आवरसेल्व्स ताकि हम करें। रही बात कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, मैं आपको एक फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकती हूँ। अगर आपको ट्रॉमा, अगर आपको फील होता है दैट यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, आई कैन प्रोवाइड यू फ्री कंसल्टेशन। या सो नाइस, तो नाइस। नाजरीन, हमने सारे पहलुओं से जो है वो जायजा लिया। मैं कुछ माह पहले पाकिस्तान में ही था, तो मैंने ऑब्जर्व जो किया, वैसे ही पता चलता रहता हर चीज से। जब आप देखते हो इधर इधर, तो छोटे छोटे बच्चे जो क्लास 3, क्लास 2, बल्कि अब तो बच्चे अभी पैदा होते हैं तो उनको जो है ना लगा दिया जाता है उस पे, मोबाइल पे। वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं है, इसी तरह अचानक ही आ जाते हैं, कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं। इसलिए वक्त से पहले वो वक्त से पहले जवान हो जाते हैं। ये सारी वालिदैन की वहां पे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो किस तरीके से जो है वो इस चीज पे काबू करें। हमने कुछ चीजें जो है लीगली भी डिस्कस की, कुछ पा ली हैं, कुछ पाने वाली हैं, कुछ हम करते रहेंगे। नाज़रीन, आपसे भी इजाजत, इस उम्मीद पर इजाजत चाहेंगे कि इस लम्हे को, इस सबसे बड़े इश्यू पर सोच को खत्म नहीं करना, सोच को कलेक्ट रखना है और देखना कि कहाँ कैसे इस पे हम काबू पा सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। जब किले के जो दीवारें हैं वो मजबूत हों, तो चाहे कितनी भी जबरदस्ती क्यों नहीं आ जाती, कुछ भी होता है, तब तक वो नकबजनी नहीं होती जब तक आप मजबूत हो जाते हो। क्योंकि बहुत पहले कराटे, जो लड़कियों को एक मुहिम चली थी कि लड़कियों को कराटे, अपनी डिफेंस अपना करना सिखाया जाए, यही बात थी। और काफी सारे छोटे छोटे ऐसे लगते हैं जिसमें वो लड़का जो है लड़की की हेल्प नहीं करता, कहते तू नहीं कर सकती। उसमें एक जोश उसको पैदा करता है कि वो फिर खुद अपना मुकाबला करती है लड़कों के साथ और कामयाब होती है। तो इजाजत चाहते हैं आप सबसे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।